नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। मेरा नाम आरव है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पाप बताने जा रहा हूँ। ये कहानी सुनकर शायद आप मुझे गाली दोगे, पर सच यही है। पैसों के लालच में मैंने अपनी पत्नी को बेच दिया। आगे क्या हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी शुरू करते हैं। मेरे दोस्त मजाक में मेरी पत्नी की कीमत लगाते थे। कोई कहता मैं एक रात का 500 दूंगा, तो कोई कहता मैं 1 लाख दूंगा। एक दिन मैंने दोस्त से पैसे उधार मांगे तो उसने फिर वही बात कही। मैंने दोस्तों को बुलाकर कुछ पैसों की खातिर अपनी पत्नी को उनके हवाले कर दिया। वो 8 लोग थे। कुछ देर बाद पत्नी मर गई। मैंने उसका संस्कार करने की बजाय उसे दफना दिया और सबको कहा कि पत्नी किसी अपने आशिक के साथ भाग गई है। रात को मैं बेड पर सोया तो मुझे लगा जैसे कोई मुझे नीचे से काट रहा है। मैंने बेड की चादर उठाई तो होश उड़ गए। मैं रोता हुआ अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने लगा, क्योंकि मेरे माता पिता के मरने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। मेरे पिताजी ही अब मेरे लिए सब कुछ थे, लेकिन अब वो भी बीमार रहने लगे थे। मुझे अक्सर कहते, बेटा तू शादी कर ले। मुझे कोई भरोसा नहीं है कब किस वक्त मैं इस दुनिया से चला जाऊं। मेरे हाँ करने पर उन्होंने अपने दोस्त की अनाथ बेटी सिया का रिश्ता मेरे लिए तय कर दिया। वो बहुत सीधी सादी और शांत स्वभाव की लड़की थी। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो हर वक्त नज़रें झुकाए रखती थी, जैसे वो इस दुनिया से बेखबर हो। मुझे तो तेज और आधुनिक किस्म की लड़कियां पसंद थी, मगर वो बिल्कुल उल्टी थी, बिल्कुल सीधी सादी थी। मेरा मन हुआ कि मना कर दूं, मगर जब डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो मैं मना नहीं कर सका। मैं अपने पिताजी के बिस्तर के पास बैठा। उनके हाथ में गीता थी और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा कि बेटा फेरे ले लो, मैं चाहता हूँ कि यह पल मैं देख सकूँ। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, मगर मेरी आवाज़ गले में ही अटक गई। पिताजी के कहने पर वहाँ पंडित जी को बुलाया गया। सिया भी वहीं थी, लाल साड़ी में सिर झुकाए बैठी थी। पिताजी के बिस्तर के करीब हम सब इकट्ठे थे और वो फेरे करवा रहे थे। मेरी जुबान जैसे बंद हो गई। दिल नहीं मान रहा था, मगर मैं मजबूर था। पिताजी की इच्छा थी। पंडित जी ने फेरे पूरे किए और पिताजी के चेहरे पर एक सुकून आ गया, जैसे उनका बोझ हल्का हो गया हो। इन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि अब मैं शांति से जा सकता हूँ। मैंने उनके हाथ पकड़े, मगर वो हाथ धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे और कुछ ही पलों में वो हमेशा के लिए शांत हो गए। इस दिन के बाद मेरे अंदर एक खालीपन आ गया। पिताजी के जाने के बाद घर जैसे सूना हो गया। अब सिर्फ मैं और सिया रह गए थे। वो मेरी पत्नी बन चुकी थी, मगर मेरे दिल में उसके लिए कोई भाव नहीं था। वो सुबह से शाम तक घर के काम करती, चुपचाप खाना बनाती, सफाई करती, पूजा करती और फिर एक कोने में बैठ जाती। वो मुझसे बात करने की कोशिश करती तो मैं टाल देता, क्योंकि मेरे अंदर उसके लिए कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। पिताजी ने तो हर चीज़ का इंतजाम कर दिया था। घर था, गाड़ी थी और उनकी पेंशन और बीमा के पैसे हर महीने आ जाते थे। लेकिन मैं ये सब छोड़कर कुछ अलग करना चाहता था। मुझे लगता था कि सिर्फ पैसे से ज़िंदगी नहीं बनती, इसमें मज़ा भी होना चाहिए। मैं अब ज़िंदगी के मज़े लेना चाहता था। मैंने सोचा कि अब मैं आज़ाद हूँ, मेरे ऊपर कोई रोक नहीं रही। मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। मेरे कुछ दोस्त थे जो अक्सर मेरे घर आते थे। वो सब मेरी तरह ही खुले विचारों वाले थे। उनके साथ बैठकर महफिलें जमती, हंसी मजाक होता और रातें देर तक जागते हुए गुजरती। इन्हीं में से एक दिन एक ने कहा कि अब तूने शादी कर ली है, अब तेरी घरवाली तुझे दोस्तों से मिलने भी नहीं देगी और थोड़े दिनों बाद तू हमें भूल जाएगा।
मैंने हंसते हुए कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो लड़की ऐसी नहीं है, वो तो मेरी बात पर सांस भी नहीं लेती। मैंने तो अभी तक उससे ढंग से बात तक नहीं की। वो घर के काम करती है, खाना बना देती है और फिर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। मैंने उनसे कहा कि कोई भी मुझे कैद नहीं कर सकता, मैं तो अभी भी आज़ाद ही हूँ। मेरे पिताजी की ज़िंदगी में उनके आदेशों में बंधा हुआ था, अब वो नहीं है और ना ही कोई रोकने वाला। अब तो मैं सब कुछ करूँगा जिसके लिए हमेशा दिल चाहता था। ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने का वक्त आ गया है। यह कहते हुए मेरे दिल में एक अनजानी सी खुशी थी। मैं नहीं जानता था कि आने वाले दिन मेरी सोच को बदल देंगे, मगर इस वक्त मैं सिर्फ अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा था। जिस तरह हमारी शादी हुई थी, ऐसा माहौल ही नहीं था कि कोई ये कहे कि अब तुम्हारी सुहाग रात है, जाओ कमरे में अपनी पत्नी के पास जाओ। रोशनियों से भरा हुआ कमरा हो, खुशबू फैली हुई हो और कोई दिल धड़कने वाला नज़ारा हो। कुछ भी तो नहीं था, बस अस्पताल जैसी सफ़ेद दीवारें थीं। पिताजी का कमज़ोर शरीर मौजूद था, उनकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी और पंडित जी के शब्द गूंज रहे थे। फेरों के वक्त ना मैंने सिया को ठीक से देखा था और ना ही उसने मेरी तरफ नज़र उठाई थी। बस एक शांत रस्म पूरी हुई थी। पिताजी ने आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद वो दुनिया से चले गए। उनके अंतिम संस्कार से लेकर बाकी सारे काम के वक्त मैं और सिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहे थे। वो बस चुपचाप हर बात पर हाँ हाँ करती रही, जैसे जिंदगी ने उसके अधिकार ही छीन लिए हों। उसके बाद वो मेरे घर में आ गई और अब उस बात को पूरा 1 महीना गुजर चुका था। मैंने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ सोती है, कहाँ बैठती है, किस हाल में है। मैं तो हमेशा अपने कमरे में ही सोता था और वो अपने आप में गुम रहती थी। उसने भी कभी मेरे पास आकर ये नहीं कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ या आपके साथ रहना चाहती हूँ। ना उसने कोई शिकायत की, ना कोई सवाल किया, जैसे उसने किस्मत के सामने हार मान ली हो। मेरा मन भी ऐसा नहीं था कि मैं किसी गर्ज या रिश्ते में उलझता। मेरे दिल में उसके लिए ना कोई चाहत थी, ना कोई एहसास था। मैं बस अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीना चाहता था। मैंने अपने दोस्तों को भी बताया कि वो घर में है, मगर उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो बस खाना बना देती है और घर के काम कर लेती है, बस इतना ही रिश्ता है मेरा उसके साथ। मैंने उसका खूब फ़ायदा उठाया। जब भी दोस्त आते मैं उनसे सबके लिए खाना बनवाता, कभी मुर्गा, कभी बिरयानी, कभी कबाब। 5-5 मिनट बाद मैं कोई ना कोई चीज़ कह देता कि चाय बना दो, सब्जी गर्म कर दो, जहाँ पानी लेकर आओ, और वो खामोशी से सब कुछ कर देती थी। उसके चेहरे पर कभी नाराज़गी नहीं देखी, न उसने कभी कोई बात कही जैसे उसकी जुबान ही बंद हो चुकी हो। वो बस मेरा आदेश सुनती और पूरा कर देती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। हम सब हंसी मजाक कर रहे थे। इसी दौरान वो रसोई में चाय बना रही थी। मैंने उसकी आवाज़ सुनी नहीं, वो शायद बार बार आवाज़ें दे रही थी कि चाय बन गई है, आकर ले जाओ। लेकिन मैं अपने दोस्तों के शोर में सुन नहीं पाया। कुछ देर बाद वो खुद ही चाय लेकर अंदर आ गई, जैसे हमेशा की तरह शांत थी। उसने ट्रे मेज पर रखी और वापस मुड़ने लगी। मेरे दोस्तों की नज़रें इस पर टिक गई। वो सीधे कपड़ों में थी, पल्लू सिर पर था, चेहरे पर शर्म और शांति थी। उसके जाने के बाद कमरे में एक पल को शांति छा गई। फिर एक दोस्त बोला कि तेरी पत्नी देखने में बुरी नहीं है। मैंने हंसते हुए कहा कि हाँ, देखने में बुरी नहीं है, लेकिन बस अनपढ़ है, गांव की सीधी सादी औरत है। मुझे ऐसी औरतें जरा भी पसंद नहीं आती। मुझे लगता है कि उसके साथ ज़िंदगी का मज़ा ख़त्म हो जाता है। वो कुछ बोलती ही नहीं, बातों में मज़ा नहीं होता। मैंने ये बात थोड़े घमंड से कही तो मेरे एक दोस्त ने हंसते हुए कहा, अगर तुझे अच्छी नहीं लगती तो हमें दे दो। मैंने चौंक कर कहा कि क्या मतलब दे दूँ? क्या कोई चीज़ है, उठाकर दे दूँ?
वो सब हंसने लगे, मगर इनकी हंसी में एक अजीब सा मतलब छुपा हुआ था। एक बोला कि अरे यार, हम मजाक नहीं कर रहे, एक रात के लिए ही दे दे, बदले में जितने पैसे चाहे ले लो। मैं एक पल के लिए उनकी बात सुनकर शांत हो गया। मुझे उनकी बात बुरी भी लगी और नहीं भी लगी। बुरी इसीलिए नहीं लगी कि वो मेरे रिश्ते का अपमान कर रहे थे, और नहीं लगी इसीलिए कि वो मुझे मजाक कर रहे थे। उनके अंदाज में मजाक का असर था, मगर फिर वो बार बार यही बात दोहराने लगे। एक कहने लगा कि सोच ले, इस बारे में हम मुँह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। दूसरी तरफ सबकी हंसी थी और मैं उनके बीच में बैठा सोच रहा था कि आखिर मैं किस रास्ते पर निकल आया हूँ, मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ जा रही है। और मेरे अंदर एक शांत सवाल गूंज रहा था कि क्या मैं इतना गिर चुका हूँ, अब अपनी इज्जत भी बेच सकता हूँ। फिर मैंने सोचा कि ये कौन सी मेरी इज्जत है, मैंने तो इसको अपनी इज्जत बनाया ही नहीं, मैंने तो इसको अपनी पत्नी का दर्जा भी नहीं दिया। मैं सोचने लगा कि अगर दोस्तों की बात मान लूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। इस लड़की के आगे पीछे तो कोई नहीं, ना कोई माता पिता, ना कोई भाई जो सवाल करेगा कि वो कहाँ गई थी, जहाँ किसके साथ गई थी। वो तो बस मेरे घर में एक परछाई की तरह रहती थी, खाना पकाती थी, बर्तन धोती थी और फिर शांति से अपने कमरे में चली जाती थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मैंने तो उसे अपनी पत्नी नहीं बल्कि एक नौकरानी बना रखा है। उसका होना मेरे लिए बस इतना ही था कि वो मेरे आदेश पर काम करे और मेरे दोस्तों के सामने मेरा रौब बना रहे। मेरे दिमाग में पैसों ने लालच का एक ऐसा जाल बिछा दिया था जिसमें मेरी अकल फंस गई थी। मैं खुद से कहने लगा कि जब मैं इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ तो किसी ना किसी तरह तो ये पूरे करने ही होंगे। पिताजी की पेंशन और बीमा के पैसों में से तो मेरी आजाइशी नहीं चल सकती थी। दिन रात के खर्च बढ़ते जा रहे थे। दोस्तों के साथ पार्टियों का शौक ऐसा था कि अब उनके बिना दिल ही नहीं लगता था। मेरे सब दोस्त शादीशुदा थे, उनके घरों में कोई पार्टी नहीं हो सकती थी। किसी की बहनें थी, किसी की माँ थी, कोई बड़ी फैमिली में रहता था, लेकिन मेरा घर खाली था, न माँ थी न बाप, ना कोई पूछने वाला। बस मैं अकेला था, इसीलिए इन सब के लिए मेरा घर ही पार्टियों की जगह बन गया था और मुझे भी इन महफिलों की आदत पड़ चुकी थी। हंसी मजाक, शोर शराबा और नशे की महफिलों के बिना अब मेरा वक्त कटता नहीं था। एक दिन मैंने दिल में फैसला लिया, देख लेते हैं उनकी बात, आखिर कितने पैसे देने को तैयार हैं। मैंने उनसे कहा कि ठीक है बताओ, फिर कितने दोगे। वो सब 5 लोग थे और सब अमीर घरों से थे। इन्होंने कहा कि हम 50-50 हजार देंगे। मैं हंसा और कहा कि नहीं यार, अगर कोई दोस्त होती तो शायद मैं मान भी जाता, लेकिन वो मेरी पत्नी है, चाहे दिल से ना हो मगर कागजों में है। वो लोग एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। फिर एक ने कहा कि चल फिर 1-1 लाख देते हैं। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा कि 1-1 लाख भी दो और अगली 2 पार्टियों का खर्चा भी तुम लोग उठाओगे। इन्होंने फौरन कहा कि हाँ, हमें मंजूर है। मेरे अंदर जैसे एक तूफान सा उठ रहा था। जमीर की आवाज़ भी कहीं बहुत नीचे दब चुकी थी, मगर लालच में सारी हदें पार कर दी। मैंने कहा लेकिन ये काम यहाँ नहीं होगा, मेरे घर में कोई गवाह ना बन जाए, कहीं कोई बात फैल ना जाए तो मुसीबत हो जाएगी। वो कहने लगे कि ठीक है, कोई जगह तय कर लेते हैं। और फिर उन्होंने मुझे एक जगह बताई जो शहर के कोने में एक सस्ता सा होटल था। रात के वक्त मैंने सिया से कहा कि मेरे साथ चलो। इसने हमेशा की तरह बिना कुछ पूछे सिर हिला दिया, पल्लू सर पर रखकर मेरे पीछे पीछे चल पड़ी। मैंने गाड़ी चलाई और हम उस होटल के बाहर पहुंच गए। वहाँ सुनसान थी और बाहर कोई खास रौनक भी नहीं थी। मैंने उसे कहा कि तुम अंदर जाकर बैठो, मैं अभी आता हूँ। वो अंदर गई तो कमरे में जाकर एक कोने में बैठ गई। मैंने उसके चेहरे पर नज़र डाली, वो हमेशा की तरह शांत थी, जैसे उसे किसी बात का अंदाज़ा ही ना हो। मैंने दिल में कहा क्या फ़र्क पड़ता है,
उसके लिए तो सब कुछ एक सा है। मैं बाहर निकल आया। मेरे दोस्त पहले से ही बाहर खड़े थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी खुशी थी। मैंने उनसे कहा कि याद रखना, सुबह होने से पहले उसे वापस छोड़ देना। वो बोले कि फिक्र मत करो, सब ध्यान रखा जाएगा। मैंने उनकी तरफ देखा और सिर हिला दिया। फिर गाड़ी में बैठकर सीधा अपने घर वापस आ गया। रास्ते भर में दिल में एक अजीब सा बोझ था, लेकिन पैसों का ख्याल आते ही वो बोझ जैसे हल्का हो गया। मैं खुद को समझाता रहा कि अब कुछ दिन आराम से गुजरेंगे। 5 लाख कमाना कोई आसान बात नहीं होती। मैंने तो आज तक 1 रुपया भी अपने हाथों से नहीं कमाया था। घर आकर मैंने दरवाज़ा बंद किया, कमरे में गया और अलमारी से एक खाली बैग निकाला। फिर मेज पर बैठकर नोट गिनने लगा। एक एक नोट मेरे हाथ से गुजरता तो दिल में एक अजीब सा नशा सा दौड़ जाता, जैसे मैं दुनिया का सबसे चालाक आदमी हूँ, जैसे मैंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा सौदा कर लिया हो। मैंने नोटों के बंडल तरीके से रखे। 5 बंडल थे और हर बंडल पर 1 लाख लिखा हुआ था। मैं इन नोटों को बार बार गिन रहा था, उंगलियों से उनकी खरखराहट सुन रहा था और दिल ही दिल में हिसाब लगा रहा था कि इन पैसों से कितनी पार्टियां हो सकती हैं, कितनी रातें बेफिक्री में गुजर सकती हैं। रात गहरी होती जा रही थी। मैं थकान से चूर हो चुका था। मैंने नोट मेज पर ही छोड़े और बिस्तर पर लेट गया। नींद और सुकून दोनों जैसे पैसों के भरोसे आ गए थे। मैं ये सोचते सोचते सो गया कि कल सुबह सब कुछ ठीक होगा और मेरी ज़िंदगी पहले से भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। मुझे पता नहीं था कि वो रात मेरी ज़िंदगी का सबसे अंधेरा मोड़ बनने वाली थी। मेरी आंख खुली तो सुबह होने वाली थी। मैंने देखा कि मेरे दोस्त अभी तक नहीं आए थे। मैंने सोचा कि खुद ही वहाँ चला जाता हूँ और अपनी पत्नी को ले आऊँगा। मैं वहाँ गया तो दरवाजे में खटखट की। मेरे दोस्त घबराए हुए बाहर आए। उनके चेहरों पर डर था। मैंने हैरान होकर पूछा कि क्या हुआ है। वो कहने लगे कि यार बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। मैंने कहा कि क्या हो गया। शुक्र करो वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। वो तो बहुत डरपोक थी। मेरे एक दोस्त ने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि नहीं, बात वो नहीं है। मैंने पूछा कि फिर क्या हुआ है, तो इनमें से एक दोस्त ने कहा कि यार तेरी पत्नी मर गई है। मैं ये सुनकर पत्थर की तरह रह गया, जैसे ज़मीन मेरे पैरों के नीचे से निकल गई हो। मेरी जुबान बंद हो गई थी और दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने अविश्वास से उनकी तरफ देखा और कहा, तुमने क्या कहा? वो इस दुनिया से चली गई? वो कहने लगे कि हाँ बस यार गलती हो गई, पता नहीं क्या हुआ, बस वो बेहोश हुई और दम तोड़ गई। मैंने गुस्से और दुख के मिले जुले अंदाज में कहा कि मैंने तुम लोगों से कहा भी था कि जो कुछ भी करना तरीके से करो, मगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। मेरे दोस्तों में से एक ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, हम सब बुरी तरह फंस जाएंगे, जेल में सड़ना पड़ेगा। मैंने कहा कि अब तुम लोग करना क्या चाहते हो? इन्होंने जल्दी से सलाह दी और कहा कि बस किसी सुनसान जगह पर ले जाकर लाश को ठिकाने लगा देते हैं ताकि किसी को शक ना हो। मैं बेजान सा खड़ा रह गया। मेरा दिमाग कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। फिर वो लोग कमरे के अंदर आ गए। उन्होंने सिया की लाश को कपड़े में लपेटा। जब मैंने आखिरी बार उसे देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो मगर कह ना सकी हो। उसका चेहरा देखकर मुझे डर आने लगा। मैंने नज़रें फेर ली, बस इतना ही कहा कि जो करना है जल्दी करो। मेरे दोस्तों ने तेजी से लाश को गाड़ी में डाला और अंधेरी सड़कों पर निकल गए। हम एक सुनसान जगह पर पहुंचे। वहां ज़मीन खोदी गई और कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। फिर हम लोग गाड़ी में वापस बैठे और मेरे घर आ गए। वहां आकर मैंने सब पर गुस्सा निकाला। मैंने कहा कि तुम लोगों ने यह क्या कर दिया? मैंने तो कहा था कि कुछ गलत ना करना। वो कहने लगे कि अब बस कर, हमने तुझे पहले ही 1 लाख रुपया दिया था, 1 लाख और दे देंगे, मुंह बंद रखना। मैंने कहा कि बात पैसों की नहीं है,
अगर पकड़े गए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इन लोगों ने मेरे अकाउंट में और पैसे भेज दिए और जैसे किसी खेल का हिस्सा हो। उनके चेहरे पर अफसोस नहीं था, सिर्फ डर था कहीं कोई मुसीबत ना बन जाए। वक्त गुजरता गया, 1 हफ्ता बीत गया, किसी ने कुछ नहीं कहा, ना किसी ने पूछा। हम सब ने सोचा कि अब खतरा टल गया है, मामला दब चुका है और हमने खुद को यही समझा लिया। फिर एक दिन मेरे एक दोस्त ने कहा कि क्यों ना एक पार्टी रखी जाए ताकि थोड़ा दिमाग शांत हो जाए। सब ने हाँ कर दी और तय हुआ कि पार्टी मेरे घर पर ही होगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे किसी का ज़मीर सो गया हो। हम लोग बिल्कुल भूल चुके थे कि सिर्फ 1 हफ्ते पहले क्या हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हर एक के चेहरे पर हंसी थी और सब अपने अपने अंदाज में खुश दिखाई दे रहे थे। किसी को यह एहसास नहीं था कि हमने एक इंसान को दुनिया से विदा किया है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी जीत का जश्न मना रहे हैं। मैं खुद भी इन सब के साथ बैठा हुआ था, मगर दिल के किसी कोने में एक धुंधला सा ख्याल आया कि अगर सिया जिंदा होती तो सबके लिए कोई ना कोई खास चीज़ ज़रूर बनाती। वो हमेशा चाहती थी कि घर में खुशी हो, वो सबके लिए अपने हाथों से कुछ न कुछ बनाती। लेकिन ये ख्याल एक पल के लिए आया और फिर गायब हो गया, जैसे मेरी याददाश्त ने भी सिया को बुला दिया हो। पार्टी शुरू हुई, सब खाने पीने में लगे हुए थे, हंसी मजाक चल रहा था, शोर शराबा गूंज रहा था। इसी दौरान मेरी एक दोस्त अमन का मोबाइल बजा। वो फ़ोन उठाकर बाहर गया, कहने लगा कि नेटवर्क नहीं आ रहे, थोड़ी देर में आता हूँ। हम सब अपनी अपनी बातों में लगे रहे। वक्त गुजरता गया मगर अमन वापस नहीं आया। फिर हमें बाहर से कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने ज़ोर से ज़मीन पर कुछ फेंका हो। हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने सोचा शायद कोई गुजरने वाला होगा या कोई जानवर भाग कर गया होगा। लेकिन जब अमन काफ़ी देर तक वापस ना आया तो दूसरा दोस्त उठा और बोला, मैं देख कर आता हूँ कि वो कहाँ रह गया। वो बाहर गया और कुछ ही पलों में उसकी चीखने की आवाज़ आई। हम सब घबरा कर बाहर दौड़े और जो नज़ारा हमारे सामने था वो देखकर हमारे कदम लड़खड़ा गए। अमन जमीन पर गिरा हुआ था, उसकी आंखें खुली हुई थी, शरीर अकड़ा हुआ था, चेहरे पर डर जमा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी मौत को सामने से देखा हो। उसके गले पर निशान थे, जैसे किसी ने हाथ से दबाया हो, जहाँ कोई सख्त चीज लपेटी गई हो। हम सबके चेहरे पीले पड़ गए। सब एक दूसरे को देखने लगे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो गया। हम लोग तो बस एक आम सी पार्टी कर रहे थे, अचानक ये सब क्या हो गया। कौन हमारे घर में आ गया, ये सब करके चला गया, और अगर आया भी तो क्यों। अमन का किसी से कोई झगड़ा नहीं था, ना कोई दुश्मनी थी। फिर ये सब किसने किया। हम सब ने जल्दी से इसके घर फ़ोन किया। वहाँ हंगामा मच गया। अमन के माता पिता रोने लगे, उसके भाई बहन चीखने लगे। वो सब भागे भागे हमारे घर पहुँचे और पुलिस को भी साथ लेकर आए। पुलिस ने घर को घेर लिया। सवालों की बौछार शुरू हो गई। किस वक्त अमन बाहर गया, कितनी देर हुई, आवाज़ कहाँ से आई, तुम लोग कहाँ थे। सबके बयान अलग अलग थे और पुलिस वाले शक की नज़रों से हमें देख रहे थे। हमने सब कुछ साफ साफ बता दिया कि हम बस पार्टी कर रहे हैं। अमन फ़ोन उठाकर बाहर गया और वापस नहीं आया। पुलिस वाले बार बार पूछते रहे कि कहीं तुम लोगों में किसी बात पर झगड़ा तो नहीं हुआ। हमने मना किया मगर उनके चेहरे पर यकीन नहीं आ रहा था। अमन के पिताजी हमें देख रहे थे जैसे हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहे हों, जैसे उनके दिल में बैठ चुका था कि उनके बेटे की मौत के जिम्मेदार हम हैं। अमन के जाने के बाद हम सबके ऊपर एक डर का साया छा गया था। मगर वक्त गुजरता गया, 2 हफ्ते बीत गए, पुलिस की जांच धीमी पड़ गई और हमने फिर खुद को यकीन दिलाना शुरू किया कि शायद ये सब संजोग था। लेकिन किस्मत जैसे हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी। 2 हफ्ते बाद एक दिन मेरे सब दोस्त फिर मेरे घर आए। हम सब चुप बैठे थे, कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। बस कभी कभी कोई एक लाइन बोल देता कि ये सब कैसे हो गया, जबकि अमन तो कभी किसी से लड़ता भी नहीं था।
अचानक हमारे घर एक दोस्त ने कहा कि मैं जरा बाथरूम जा रहा हूँ। वो अंदर गया और काफ़ी देर तक वापस नहीं आया। हमने आवाज़ दी मगर कोई जवाब नहीं आया। फिर दरवाज़ा खटखटाया तब भी कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने दरवाज़ा तोड़ दिया। जो नज़ारा देखा वो यकीन के बाहर था। हमारा दोस्त फर्श पर गिरा हुआ था। पानी अभी तक नल से बह रहा था मगर वो वॉशरूम गया ही नहीं था। उसके कपड़े वैसे ही थे जैसे वो बैठा हुआ था मगर वो अब इस दुनिया में नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे दबा दिया हो या किसी ताकत ने अंदर ही अंदर उसकी सांस रोक दी हो। उसके चेहरे पर वैसा ही डर था जैसा कि अमन के चेहरे पर था। फिर वही हंगामा मच गया। पुलिस बुलाई गई, बयान दिए गए, सवाल पूछे गए। सब कुछ मेरे ही घर में हो रहा था। लोग हमें ऐसे देख रहे थे जैसे किसी बड़े जुर्म में शामिल हो मगर मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था। पुलिस भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर 4 हफ्तों के अंदर 2 नौजवान लड़के अचानक कैसे मर सकते हैं, ये सब कुछ मेरे लिए एक डरावना सपना बनता जा रहा था। एक ऐसा सपना जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे कोई इन सब के पीछे हो, जैसे कोई इनसे बदला ले रहा हो, जैसे सिया की आत्मा अभी तक शांत ना हो। अब हम 4 दोस्त रह गए थे। मुझे मिलाकर हालात अब बहुत ही खराब हो चुके थे। हर एक के दिल में डर बैठ गया था। हम सबके चेहरों से मुस्कान गायब थी। सबके दिल में एक ही सवाल था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मेरे एक दोस्त ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, कहीं ये सब कुछ सिया तो नहीं कर रही। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। फिर ज़बरदस्ती हंसी निकालने की कोशिश की और कहा कि पागल हो गए हो, वो कैसे कर सकती है। हम लोगों ने खुद उसे दफनाया था, अपनी आंखों से देखा था कि वो इस दुनिया में नहीं रही थी। फिर उसके आगे पीछे कोई नहीं था, उसे कोई जानता भी नहीं था। वो तो वापस कैसे आ सकती हैं। ये सब बातें बेवकूफ़ी वाली हैं, लेकिन अंदर से मेरा दिल भी कांप रहा था। दिल मानने को तैयार नहीं था। दिल के किसी कोने में शक की एक छोटी सी चिंगारी जरूर जगी थी। हम सब एक वक्त मेरे घर पर नहीं थे बल्कि शहर के कैफ़े में बैठे हुए थे। हमने फैसला किया कि अब मेरे घर पर नहीं मिलेंगे क्योंकि पिछले दिनों की घटनाएं वही हुई थी। हम सब ने कॉफ़ी मंगवाई और चुपचाप बैठ गए। कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, जैसे हर कोई अपनी सोच में गुम हो। मेरा एक दोस्त बोला कि यार पुलिस बार बार बयान ले रही है। हर रोज कोई न कोई अफसर आता है, पूछता है और नोटिस देता है। कहीं ऐसा ना हो कि मुंह से भी ना बात निकल जाए, कोई सच्चाई सामने आ जाए। मैंने उसकी तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा कि अगर मुंह से कुछ निकाला तो तुम सबके लिए बुरा होगा, क्योंकि मैं नहीं था वहाँ पर, तुम लोग थे। मैंने तो सिर्फ छोड़ा था। वो कहने लगा कि ठीक है, लेकिन मत भूलो कि दोनों दोस्तों के साथ जो कुछ हुआ वो तेरे घर पर हुआ। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तेरे घर से जुड़ा हुआ है। कहीं ये तो नहीं कि अपनी पत्नी का बदला ले रहे हो हमसे। ये बात सुनते ही मेरे अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। मैंने मेज पर हाथ मारा और कहा, किस पत्नी की बात कर रहे हो? मैंने तो उसे कभी पत्नी समझा ही नहीं था। उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं था और फिर मैंने खुद उसे तुम लोगों के हवाले किया था। तुम लोगों ने जो करना था वो किया, फिर मैं बदला क्यों लूँगा? तुम लोग लगता है पागल हो गए हो, ज़्यादा फिल्में देख ली हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। एक और दोस्त ने गंभीरता से कहा, बात सच भी हो सकती है क्योंकि दोनों हादसे तो तेरे घर पर हुए हैं। हम सबकी जिंदगियों में तो कुछ नहीं बदला। तेरे घर पर एक के बाद एक घटना हो रही है। हो सकता है कोई डायन या भूत वहाँ पर हो जो हमारा पीछा कर रही हो। मैंने कहा कि छोड़ो, ये फालतू बातें हैं। सिया मर चुकी है, उसकी लाश खुद मैंने देखी थी। अब कुछ नहीं होने वाला, ये सब संजोग है। हम बदकिस्मत हो गए हैं। इसी दौरान वेटर ने आकर हमारे सामने कॉफ़ी के कप रख दिए। हम सब ने चुपचाप कॉफ़ी उठाई मगर जैसे ही पहला घूंट लिया माहौल में अजीब सा सन्नाटा छा गया। सब चुप हो गए।
बस हल्की सी आवाज़ आ रही थी कि चम्मच प्याली से लग रहे हैं। अचानक मेरे सामने बैठे एक दोस्त ने ज़ोर से अपना गला पकड़ लिया और खड़े होने की कोशिश की, मगर लड़खड़ा गया। हम सब घबरा गए। मैंने कहा कि क्या हुआ? वो सांस लेने की कोशिश कर रहा था। उसके होंठ नीले पड़ने लगे और उसके मुंह से झाग निकलने लगी। हम सब भागकर उसके पास पहुंचे और समझने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। शुरू में हमें लगा कि शायद कॉफ़ी गलत नाली में चली गई होगी या उसे सांस की तकलीफ हो गई होगी, लेकिन जब हमने उसकी हालत देखी तो समझ गए कि ये आम बात नहीं है, किसी ने उसे जहर दे दिया था। सब कुछ इतनी जल्दी से हो गया कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। हमने शोर मचाया, लोगों को बुलाया, वेटर को बुलाया गया। हमने फौरन टैक्सी मंगवाई और उसे अस्पताल ले जाने लगे। रास्ते में हर तरफ जाम था। हम चीख रहे थे कि रास्ता दो, मगर कोई नहीं सुन रहा था। मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा, मगर उसकी उंगलियां ढीली पड़ चुकी थी। जब तक हम अस्पताल पहुंचे वो दुनिया से जा चुका था। डॉक्टरों ने कहा कि उसे किसी ताकतवर जहर से मारा गया है। मामला सीधा कत्ल का लगता था। पुलिस फिर बुलाई गई। हमसे लंबे लंबे सवाल किए गए। अब हम 3 रह गए थे और तीनों के चेहरों से जिंदगी गायब हो चुकी थी। हम सबको यकीन हो गया कि हमारे पीछे कोई है जो हमें एक एक करके खत्म कर रहा है। हम में से एक दोस्त फौरन दूसरे शहर भाग गया। कहने लगा कि मुझे अपनी जान प्यारी है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। और जो दूसरा बचा उसने खुद को अपने घर में कैद कर लिया। उसने फ़ोन पर कहा कि मैं बाहर नहीं निकलूँगा और ना ही किसी से मिलूँगा। मैंने कहा कि मुझे भी लगता है हमें अलग अलग ही रहना चाहिए। मैं भी अपने घर पर कैद हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हर आवाज़ पर दिल धड़कने लगता। रात का वक्त था जब अचानक मुझे अपने घर के लॉन से एक डरावनी सी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ इतनी जानी पहचानी थी कि मेरे शरीर की रगें सुन्न हो गई। वो सिया की आवाज़ थी, वही लहजा, वही नरमी, मगर इस आवाज़ में अब ठंडक थी। मैंने दिल ही दिल में खुद को समझाने की कोशिश की कि ये वहम है, लेकिन जैसे ही वो आवाज़ दोबारा आई मेरा दिल धड़कना बंद होने लगा। मैंने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। लॉन में वो खड़ी थी, बिल्कुल इसी कपड़े में जिसमें मैंने उसे आखिरी बार देखा था। उसके चेहरे पर वही खाली भाव था। वो खड़ी थी जैसे वो जिंदा भी हो और मुर्दा भी। उसकी देह सफ़ेद पड़ चुकी थी, जैसे मिट्टी की परत चढ़ गई हो। वो धीरे धीरे मेरे घर की तरफ बढ़ने लगी। मैं समझ गया कि ये सिया की आत्मा है जो वापस आई है और अब वो हम सबसे बदला लेने आई है। तभी मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर मेरे उस दोस्त का नाम था जो दूसरे शहर भाग गया था। फ़ोन उठाते ही वहाँ से किसी और की आवाज़ आई। वो पुलिस वाला था। कहने लगा कि तुम्हारे दोस्त का एक हादसा हो गया है, वो मौके पर ही मर गया है। मैंने फ़ोन बंद किया, मगर दिल में एक यकीन जाग उठा कि वो हादसा नहीं था, वो भी सिया के बदले का शिकार हो गया। बाहर लॉन में वही सिया खड़ी थी जो धीरे धीरे मुझे बुला रही थी। मैं इतना डर चुका था कि बोलने की हिम्मत नहीं थी। मेरी जुबान जैसे पत्थर बन गई थी। मेरे शरीर का एक एक अंग कांपने लगा। मैं सिर्फ एक बात सोच रहा था कि अब अगली बारी मेरी है। मैंने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए। मैं डर के मारे ताला चेक कर रहा था कि कहीं कोई दरवाज़ा खुला ना रह जाए। जब मैं पीछे हटा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सिया मेरे घर के अंदर खड़ी थी जो बिल्कुल चुप थी और मुझे घूर रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को ज़मीन पर पड़ा हुआ पाया। मेरे सिर में दर्द था। मैंने देखा कि सिया मेरे सामने बैठी है। इसके साथ एक लड़की और एक लड़का भी बैठे थे जिन्हें मैं जानता नहीं था। सिया बिल्कुल सामान्य अंदाज में बैठी थी। इसके चेहरे पर जो डरावना मेकअप था वो खुद साफ कर रही थी। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लेकिन आंखों में सख्ती थी। मैंने घबराई हुई आवाज़ में कहा, तुम जिंदा हो? सिया ने शांति से जवाब दिया, हाँ मैं जिंदा हूँ,
पर इसने बताया कि जिस रात तुम्हारे दोस्तों ने मुझे मिट्टी में दफनाया था, उसके बाद एक आदमी आया था जिसने मुझे वहां से निकाला, क्योंकि मैं जिंदा थी, मेरी सांसें चल रही थी। इस आदमी ने मुझे अस्पताल पहुंचाया, डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया और मैं बच गई। जब मैं ठीक हुई तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे डर लगता था, लेकिन फिर मैंने अपनी एक सहेली और उसके पति को सब कुछ बताया। हमने फैसला किया कि तुम सबसे बदला लोगे जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया था। मैं ये सुनकर कांपने लगा, मेरी जुबान बंद हो गई। मैंने कहा कि सिया, मैंने तो तुम्हें अपने दोस्तों के हवाले किया था, मैं वहाँ नहीं था, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। सिया ने गुस्से से कहा कि तुम ही ने मुझे इनके हवाले किया था, तुमने मेरी इज्जत का सौदा किया, मैं तुम्हारी इज्जत थी, लेकिन तुमने मुझे बेच दिया। मैंने गिड़गिड़ाकर कहा कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वो नहीं मानी। उसने कहा कि माफ़ी नहीं, बदला मिलेगा। फिर उसके साथ बैठे हुए आदमी ने मुझे एक कागज़ दिया। मैंने जब देखा तो इसमें लिखा हुआ था कि मैं अपने तमाम दोस्तों के कत्ल का जिम्मेदार हूँ और मैंने ये सब अपनी पत्नी के साथ हुए जुल्म का बदला लेने के लिए किया है। मैंने घबराकर कहा कि ये झूठ है, मैं ये बयान नहीं दूंगा। सिया ने सख्त लहजे में कहा कि अगर तुमने ये बयान नहीं दिया तो तुम भी मरोगे। इसके साथ बैठा लड़का मेरी तरफ घूरने लगा। मैंने इसकी आंखों में देखा तो मुझे लगा कि वो सच में मेरी जान ले लेगा। मैंने मजबूरी में वो बयान पढ़ा और उसकी मर्जी के मुताबिक वीडियो बना दी। इस वीडियो में भी मैंने वही कहा जो इन्होंने मुझसे कहलवाया। सिया ने वो वीडियो फौरन पुलिस के जांच अधिकारी को भेज दी। फिर वो उठी और बोली, अब तुम कानून के हवाले हो चुके हो और तुम्हारे अंजाम का वक्त आ गया है। मैं ज़मीन पर बैठ गया, दिल में डर और पछतावे की एक लहर उठी। मैंने सोचा कि काश उस दिन मैंने ये सब ना होने दिया होता। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। पुलिस अंदर आ गई, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। इनके हाथों में वही वीडियो और वही कागज़ था जो मेरे खिलाफ सबूत बन चुका था। मैं समझ गया था कि अब मेरी पत्नी ख़त्म हो गई है। मैंने सब कुछ खो दिया। अब ना मैं अपनी सफाई दे सकता था और ना ही किसी को यकीन दिला सकता था कि मैं बस इतना जानता था कि सिया ने अपने जख्मों का बदला ले लिया और मैं अपने किए की सज़ा भुगतने जा रहा हूँ। मैं जेल के एक अंधेरे कमरे में बैठा हूँ। यहाँ दिन और रात का फ़र्क समझ में नहीं आता, बस एक अंधेरा है। कभी कभी किसी कैदी की चीख सुनाई देती है तो मेरा दिल कांप जाता है। बाकी सब कुछ सन्नाटा है। मेरे पास अब कोई नहीं आता, ना कोई बात करने वाला, ना कोई चेहरा जिसे देखकर दिल को जरा सा भी सुकून मिले। मेरे हाथों में हथकड़ियाँ हैं और आंखों में आंसू जिन्हें मैं रोक नहीं पाता। मैंने ज़िंदगी में सब कुछ अपनी मर्जी से किया, किसी की बात नहीं मानी, लेकिन अब जो अंजाम मेरे सामने था वो मेरी अपनी कमाई हुई सज़ा है। मैंने सोचा कि मैं चालाक हूँ, सबको इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि एक दिन मेरी चालाकी मेरे गले का फंदा बन जाएगी। सिया शायद कहीं दूर खुश है, उसके पास अब वही घर है जो कभी मेरा हुआ करता था। पिताजी की पेंशन और बीमा के पैसे भी सब उसके पास हैं। वो अपनी नई ज़िंदगी जी रही है और मैं यहाँ जेल की दीवारों के बीच गुम हो चुका हूँ। मैंने सोचा कि मैं दुनिया को अपने इशारों पर नचाऊंगा, लेकिन आज दुनिया मुझे भूल चुकी है, सिर्फ एक नंबर बनकर रह गया जिसे रोजाना गिनती के वक्त पुकारा जाता है। मैंने जेल में आने के बाद पहली बार रात भर सोकर नहीं गुजारी। उस रात मुझे लगा कि मेरे सब दोस्त मेरे आसपास खड़े हैं, उनके चेहरे पर भी वही गुस्सा है जो मैंने उस रात देखा था जब हमने सिया के साथ जुल्म किया था। वो सब मुझसे पूछ रहे थे कि अब खुश हैं जब हम सब मर गए और तू जिंदा बच गया, लेकिन अब देख तुझे वही अंजाम मिला है। मैं चीखना चाहता था मगर मेरी आवाज़ नहीं निकली थी। यहाँ तक कि कैदी सब मुझसे दूर रहते, शायद उन्हें भी मेरे अंदर की बुराई महसूस होती थी। जेल की ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। यहाँ वक्त रुकता नहीं, बस चलता जाता है, मगर इस चलते हुए वक्त में इंसान धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। यहाँ की रोटी बेस्वाद है, पानी कड़वा है, मगर इससे भी ज़्यादा कड़वा वो एहसास है
जो दिल के अंदर बैठ गया है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि इंसान जब जुल्म करता है तो वो पल के लिए जीता है, मगर उसके बाद वो मरने से भी बदतर ज़िंदगी गुजारता है। मैंने अपने दोस्तों को मरते हुए देखा, अपने अंजाम को करीब आते हुए देखा और अब हर दिन मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे वकील ने कहा कि 1 महीने बाद मेरी सज़ा पूरी हो जाएगी। सज़ा का मतलब यहाँ फांसी है। मेरे लिए सज़ा नहीं बल्कि सुकून है, क्योंकि अब जीने की कोई इच्छा नहीं बची। मैंने सारी ज़िंदगी गलत रास्ते पर चलकर सिर्फ एक बात समझी कि इंसान जब अपने दिल से इंसानियत ख़त्म कर देता है तो वो जिंदा रहकर भी मर जाता है। मैं जेल में कैद ज़रूर हूँ, मगर बाहर की दुनिया में कितने लोग हैं जो आज़ाद होकर भी कैद हैं। वो अपने लालच के कैदी हैं, अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं और अपने घमंड की जंजीरों में बंधे हुए हैं। मैं भी इनमें से एक था। मैंने सिया को एक खिलौने की तरह समझा और इसी खिलौने ने मुझे आज तक एक तमाशा बना दिया। जब मैंने रात को सोने की कोशिश की तो जेल की दीवारों पर सिया की आवाज़ गूंज रही थी। वो कहती कि तुमने मेरा शरीर तोड़ दिया, मगर मेरी आत्मा ने तुम्हें कभी माफ़ नहीं किया। मैं आंखें बंद करता था, वो नज़ारा सामने आ जाता जब मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे बेच दिया था। मैं खुद को बार बार कहता कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने उस दिन उसकी बात ना मानी होती। मगर वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। जब गलती हो जाए तो पछतावा इंसान के साथ जाता है। ये जेल मेरी सज़ा है, ये मेरी कब्र है, बस मिट्टी डालने की देर है। मैं हर दिन अपनी मौत के करीब जा रहा हूँ। मेरे साथ वाले कैदी कभी कभी मुझसे पूछते हैं कि तुमने क्या किया था। मैं मुस्कुराकर कहता हूँ कि मैंने अपने भरोसे को कत्ल किया, मैंने अपनी इंसानियत को दफन किया। मैंने एक औरत की इज्जत के साथ वो किया जो किसी जानवर से भी नहीं करता। मैंने सिर्फ अपनी ऐशाशी के लिए उसे कुर्बान कर दिया और आज मैं खुद कुर्बान हो रहा हूँ। पिछले हफ्ते वकील जेल में आए, इन्होंने मुझसे बात की। मैंने उनसे कहा कि मेरी माफ़ी नहीं होगी क्योंकि मैंने इंसान का दिल तोड़ा है। इन्होंने कहा कि माफ़ी हर गुनाह के बाद की जा सकती है, लेकिन शर्त ये है कि इंसान वाकई शर्मिंदा हो। मैंने उनके पैर छू लिए और कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरा दिल शांत नहीं है। इन्होंने कहा कि जब तुम मौत के करीब भगवान को याद करो तो तुम्हारी आत्मा को सुकून मिल जाएगा। मैंने तब से रोज़ प्रार्थना करना शुरू कर दी कि भगवान मुझे माफ़ कर दे। मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ, गुनहगार हूँ, लेकिन अब मैं टूट चुका हूँ। सिया को शायद ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ बैठकर उसके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। मैं चाहता हूँ कि उसकी ज़िंदगी सुकून में गुजरे, वो कभी मेरी तरह पछतावे में ना जिए। मैंने अपने हिस्से की आग खुद सही है, किसी और को आग में जलने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर वक्त वापस आ सकता तो मैं उस दिन अपने दोस्तों से कहता कि नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। मैं सिया को अपने घर से निकाल देता, मगर उसकी इज्जत पर हाथ ना उठाता। मगर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। मेरे पिताजी जिंदा होते तो शायद मुझे देखकर टूट जाते। इन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी मेरे नाम की थी और मैंने उसे पापों के लिए इस्तेमाल किया। मैं उनके सपनों का कातिल हूँ। मैंने सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी बर्बाद किया है। मैंने अपनी जवानी ऐश में बर्बाद की और अब बुढ़ापा जेल की दीवारों में गुजर रहा है। मैं जब कभी आईने में खुद को देखता हूँ तो पहचान नहीं पाता। मेरा चेहरा बूढ़ा हो गया है, आंखों में रोशनी नहीं रही, शरीर कमज़ोर हो चुका है, लेकिन दिल में जो बोझ है वो हर दिन बढ़ता जा रहा है। अब मैं अक्सर सोचता हूँ अगर मेरी कहानी कोई सुन ले तो शायद अपनी ज़िंदगी बदल ले। ये कहानी इसीलिए लिख रहा हूँ कि कोई मेरे जैसा अंजाम तक ना पहुँचे। दुनिया में इज्जत सबसे कीमती चीज़ है। एक पल की गलती पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। मैंने अपने ज़मीर को मारकर ज़िंदगी जीने की कोशिश की थी, मगर ज़मीर के मरने के बाद इंसान जिंदा नहीं रहता,
सिर्फ सांस लेता है। मैंने अब मान लिया था कि पाप कभी नहीं छुपता और किसी न किसी तरह सामने आ ही जाता है। अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो वही बुराई एक ना एक दिन तुम्हारे सामने खड़ी होगी, जैसे सिया मेरे सामने खड़ी हुई थी। मैं अब हर रात यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान मेरी आत्मा को माफ़ कर दे, मेरी गलतियों को मिटा दे, ताकि मैं अंत में कम से कम सुकून से सो सकूं। अगर कोई ये कहानी पढ़ रहा है तो मैं उससे यह कहना चाहूँगा कि दुनिया के लालच में कभी भी किसी का दिल मत तोड़ना, कभी किसी कमज़ोर पर जुल्म मत करना, क्योंकि इसका बदला कभी ना कभी ज़रूर चुकाना पड़ता है। ज़िंदगी में या मौत के बाद तुम्हारे सामने एक उदाहरण हूँ। मैंने सब कुछ खो दिया, इज्जत दौलत घर दोस्त सब खत्म हो गए, अब सिर्फ पछतावा रह गया है। इंसान जितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, मगर तुम्हारे दिल में दया होनी चाहिए। अगर दया खत्म हो गई तो तुम सिर्फ सांस लेने वाले शरीर हो। तुम्हारे पास दुनिया की हर चीज़ हो सकती है मगर सुकून नहीं होगा। मैं गवाही देता हूँ कि सुकून सिर्फ एक पवित्र दिल में होता है। अब मुझे बस इस दिन का इंतज़ार है जब मेरा नाम पुकारा जाएगा और मुझे फांसी के तख्ते तक ले जाया जाएगा। मैं डरा नहीं हूँ, बस चाहता हूँ कि जब मेरी आंखें बंद हो तो मैं इस पल को आज़ाद हो जाऊँ, अपने पापों से, अपने डर से, अपनी शर्मिंदगी से। मैं चाहता हूँ कि सिया की आत्मा अगर कहीं मौजूद है तो मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।